हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन, शानदार, जानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार, जबरदस्त UP-SSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो मिडवाइफरी का पोस्टमार्टम होगा 65 नंबर लेक्चर के साथ। तो पिछले वर्ष के कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जीरो लेवल से शुरुआत हो चुकी है और हार्ड लेवल की तरफ हम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम, DSSB एनम, किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक को। तो बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान लार्ज फंडल हाइट किस स्थिति को दर्शा सकती है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गर्भावस्था के दौरान लार्ज फंडल हाइट किस स्थिति को दर्शा सकती है। अस्थानिक गर्भावस्था या एकल जीवित भ्रूण या जुड़वा गर्भावस्था या श्रोणी ज्वर। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान लार्ज फंडल हाइट किस स्थिति को दर्शा सकती है। तो गर्भावस्था के दौरान जो लार्ज फंडल हाइट होती है किस स्थिति को दर्शा सकती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुड़वा गर्भावस्था। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भाशय संकुचन के लिए दी जाती है। तो कौन सी दवा गर्भाशय के संकुचन के लिए दी जाती है। ऑक्सीटोसिन दी जाती है कि मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है कि एल्बेंडाजोल दी जाती है कि आयरन फोलिक एसिड दी जाती है। तो कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी दवा है गर्भाशय संकुचन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु की प्राथमिक प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है। टीकाकरण, माँ का कोलोस्ट्रम या शिशु की हड्डी मज्जा या कृत्रिम प्रतिरक्षण। तो कह रहा है नवजात शिशु की प्राथमिक प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है। तो नवजात शिशु की प्राथमिक प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ का कोलोस्ट्रम। तो माँ का कोलोस्ट्रम। पढ़ते आगे। कर एंकाफेल क्या है। गर्भपात का प्रकार, प्लेसेंटा का रोग, भ्रूण की जन्मजात विकृति या प्रसव के बाद संक्रमण। कह रहा एंकाफेल क्या है। एंकाफेल क्या है। एंकाफेल है भ्रूण की जन्मजात विकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइट। तो कह रहा मेकोनियम क्या दर्शाता है जब यह एमनियोटिक तरल में पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु का सामान्य विकास, प्लेसेंटा का प्रसव, भ्रूण संकट, मूत्र स्राव। तो कह रहा मेकोनियम क्या दर्शाता है। मेकोनियम क्या दर्शाता है। यह एमनियोटिक तरल यानी एमनियोटिक द्रव में पाया जाता है। जब यह एमनियोटिक द्रव में पाया जाता है तो क्या दर्शाता है। मेकोनियम क्या दर्शाएगा जब एमनियोटिक तरल में पाया जाता है। तो यह क्या करेगा, भ्रूण संकट को प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है साइफिलिस का प्रमुख प्रसव पूर्व प्रभाव क्या हो सकता है। मृत जन्म, समय पूर्व प्रसव, माँ में उच्च रक्तचाप या भ्रूण वृद्धि मंदता। तो कह रहा साइफिलिस का प्रमुख प्रसव पूर्व प्रभाव क्या हो सकता है। साइफिलिस का प्रमुख प्रसव पूर्व प्रभाव क्या हो सकता है। मृत जन्म या समय पूर्व प्रसव या माँ से में उच्च रक्तचाप या भ्रूण वृद्धि मंदता। तो हमारा राइट आंसर रहेगा मृत जन्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। साइफिलिस का प्रमुख प्रसव पूर्व प्रभाव क्या हो सकता है। मृत जन्म हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है, गर्भावस्था में PIH किसका संक्षेप है। पोस्ट इंट्रा यूटेराइन हेमरेज या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्लेटलेट इंड्यूस्ड हेमोलाइसिस या प्रोलैप्स ऑफ इंटरनल हेमोरॉयड। तो कह रहा है गर्भावस्था में PIH किसका संक्षेप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी PIH
क्या है, PIH प्रेगनेंसी, P से प्रेगनेंसी, I से इंड्यूस्ड, H से हाइपर टेंशन। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को देते हैं टेंशन। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में प्राथमिक लक्षण क्या है, पीठ दर्द, उल्टी, मूत्र रुकाव या योनि से रक्तस्राव। तो कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया में प्राथमिक लक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट, योनि से रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं शानदार जानदार क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रसव के तीसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, एंटीबायोटिक देना, नाल का निष्कासन, नवजात को ऑक्सीजन देना या माँ को भोजन देना। तो कह रहा प्रसव के तीसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, प्रसव के तीसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाल का निष्कासन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाल का निष्कासन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात का एपगार स्कोर कब मापा जाता है, जन्म के तुरंत बाद, 12 घंटे के बाद, जन्म के 1 और 5 मिनट बाद या जन्म के 30 मिनट बाद। तो हमारा नवजात का एपगार स्कोर कब मापा जाता है, तो जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 1 और 5 मिनट बाद। बढ़ते हैं आगे। कह रहा सबसे अधिक आम प्रसव उपरांत जटिलता कौन सी है, यूरिनरी रिटेंशन, रक्तस्राव, मस्तिष्क ज्वर या भ्रूण अवशेष। तो सबसे अधिक आम प्रसव उपरांत जटिलता मतलब सबसे अधिक आम प्रसव के बाद जटिलता कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, तो हमारा हो जाएगा रक्तस्राव। प्रसव के बाद सबसे बड़ी जटिलता क्या होती है, रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है MTP एक्ट भारत में पहली बार कब लागू हुआ, 1971, 1965, 1980, 1994। तो कह रहा है MTP एक्ट भारत में पहली बार कब लागू हुआ। तो MTP एक्ट भारत में पहली बार कब लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971 में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अस्पष्ट श्रोणि का प्रभाव क्या होता है, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव, गर्भावस्था समाप्त या समय पूर्व भ्रूण स्राव। तो कह रहा अस्पष्ट श्रोणि का प्रभाव क्या होता है, अस्पष्ट श्रोणि का प्रभाव क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन द्वारा प्रसव। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन द्वारा प्रसव, अस्पष्ट श्रोणि का प्रभाव होता है। नेक्स्ट। कह रहा HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को किस ART प्रोटोकॉल पर रखा जाता है। तो HIV पॉजिटिव क्या है, गर्भवती महिला को किस ART प्रोटोकॉल पर रखा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लस या ऑप्शन सी। तो कह रहा क्या HIV पॉजिटिव जो गर्भवती महिला होती है उसको किस ART प्रोटोकॉल पर रखा जाता है, ऑप्शन बी पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अस्थानिक गर्भावस्था में सबसे आम स्थान कौन सा होता है, डिंब वाहिनी नली, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, उदर गुहा। तो कह रहा अस्थानिक गर्भावस्था में सबसे आम स्थान कौन सा होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी नली। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक क्या होनी चाहिए। तो गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक क्या होनी चाहिए, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 150 mg। तो कितना होना चाहिए, क्या कर रहा है गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक क्या होनी चाहिए। तो गर्भवती महिला में आयरन की दैनिक खुराक होनी चाहिए 60 mg। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भप्रसव के बाद स्तनपान की सिफारिश कब से की जाती है, 24 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 30 मिनट के भीतर, 12 घंटे बाद। तो कह रहा प्रसव के बाद स्तनपान की सिफारिश कब से की जाती है। तो कह रहा प्रसव के बाद स्तनपान की सिफारिश कब से की जाती है। तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट के भीतर। तो प्रसव के बाद स्तनपान की सिफारिश कब से की जाती है, 30 मिनट के भीतर। तो बढ़ते हैं आगे। कारण निम्न में से कौन सा जन्मजात संक्रमण टार्च समूह का हिस्सा नहीं है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस या कोलेरा। तो कारण निम्न में से कौन सा जन्मजात संक्रमण टार्च समूह का हिस्सा नहीं है। तो जन्मजात संक्रमण टार्च समूह का हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेरा। तो बढ़ते हैं आगे। कारण नवजात शिशु में मोल्डिंग क्या संकेत करता है, जन्म के बाद का संक्रमण, भ्रूण की खोपड़ी में अस्थायी परिवर्तन, पीलिया, वजन घटाव।
तो कह रहा नवजात में शिशु में मोल्डिंग का क्या संकेत करता है? मोल्डिंग क्या संकेत करता है? नवजात शिशु में मोल्डिंग क्या संकेत करता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रूण की खोपड़ी में अस्थायी परिवर्तन। तो भ्रूण की खोपड़ी में अस्थायी परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा एंडोमेट्राइटिस किससे संबंधित है? योनि से, गर्भाशय की आंतरिक परत से, अंडाशय से, डिंब वाहिनी नली से। तो कह रहा एंडोमेट्राइटिस किससे संबंधित है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय की आंतरिक परत से। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रोलोग्ड लेबर की सबसे आम जटिलता क्या हो सकती है? फेफड़ों का संक्रमण, हृदय गति धीमी होना, अपेंडिसाइटिस या प्रसवोत्तर रक्तस्राव। तो कह रहा प्रोलोग्ड लेबर की सबसे आम जटिलता क्या हो सकती है? तो प्रोलोग्ड लेबर की सबसे आम जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा फोली कैथेटर मुख्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? रक्तस्राव रोकने के लिए, मूत्र निस्सरण के लिए, नाल निष्कासन के लिए, भ्रूण की स्थिति जानने के लिए। तो कह रहा फोली कैथेटर मुख्यतः किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र निस्सरण के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में सबसे पहले दी जाने वाली टीका कौन सी है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो ड्रॉप, मीजल्स। तो कह रहा है नवजात में सबसे पहले दी जाने वाली टीका कौन सी है? तो नवजात में सबसे पहले दी जाने वाली टीका कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा डिंब निषेचन सामान्यतः गर्भावस्था में किस दिन होता है? 7वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन या 20वें दिन। तो कह रहा है डिंब निषेचन सामान्यतः गर्भावस्था के किस दिन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 14वें डे यानी 14वें दिन। तो बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में राइस वाटर स्टूल किस संक्रमण का लक्षण है? हैजा, टाइफाइड, अमीबायासिस या टेटनस। तो कह रहा है गर्भावस्था में राइस वाटर स्टूल किस संक्रमण का लक्षण है? तो किस संक्रमण का लक्षण है? तो हमारा राइट आंसर 24वें का क्या हो जाएगा? 24वां सॉरी करें तो 25वां का राइट आंसर क्या है? गर्भावस्था में राइस वाटर स्टूल किस संक्रमण का लक्षण है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। नेक्स्ट। कर जन्म के तुरंत बाद नवजात का तापमान स्थिर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? गर्म दूध देना, चमड़े के कपड़े में लपेटना, त्वचा से त्वचा संपर्क, कंगारू मदर केयर जिसे कहते हैं, या इनक्यूबेटर में रखना। तो कहा क्या रहा है जन्म के तुरंत बाद नवजात का तापमान स्थिर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? त्वचा से त्वचा संपर्क जिसे कहते हैं कंगारू मदर केयर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में एमनियोटॉमी की आवश्यकता होती है? प्रसव को प्रेरित करना, पेल्विक डिस्प्रपोर्शन या संकुचन बंद होना, या नवजात को ऑक्सीजन देना। तो क्या निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एमनियोटॉमी की आवश्यकता होती है? कौन सी स्थिति में एमनियोटॉमी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो प्रसव को प्रेरित करना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा महिला के लिए सबसे विश्वसनीय अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? आईयूसीडी, कंडोम, ट्यूबेक्टोमी या ओरल पिल्स। तो कह रहा है क्या महिला में सबसे विश्वसनीय अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? तो सबसे अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है हमारा ट्यूबेक्टोमी। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट। कर एक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को सामान्य कारण क्या है? एक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का सामान्य कारण क्या है? पोषण की अधिकता, मानसिक तनाव, नींद की कमी, अत्यधिक रक्तचाप। तो कर एक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर का सामान्य कारण क्या है? प्री टर्म लेबर का सामान्य कारण क्या है? अत्यधिक रक्तचाप यानी हाई बीपी। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन है जन्म के तुरंत बाद शिशु को रोने की क्रिया का अभाव किसका संकेत हो सकता है? टिटनस, एपनिया, हेपेटाइटिस या पोलियो। तो ये क्या हो रहा है जन्म के तुरंत बाद शिशु की रोने की क्रिया का अभाव। ये क्या हो शिशु रो नहीं रहा है मतलब उसकी कमी है, मतलब रोने की कमी है।
जो शिशु के रोने की कमी है यानी अभाव है, तो यह एपनिया का संकेत हो सकता है। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन हमने किया है और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और 30 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो हमें क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर, लाइक शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। 20% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है। आखिर ऐसा क्यों? कोई दुश्मनी है हमसे या हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है? कुछ जो भी कमी हो उसको कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं कि सर आप में ये कमी है, इसको सुधारिए। तब हम आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके हर कमी को पूरा किया जाएगा। यदि आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए सर टेलीग्राम ग्रुप से हमें जुड़ना है, लिंक हमें दे दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, आप हमें लिंक दे दीजिए, हम वहाँ से जुड़ना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन आप क्या कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।